मॉर्निंग एवरीवन, नीलकंठ नर्सिंग क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक अभिनंदन एंड स्वागत करता है। मैं सेल्फ चंदन सिंह गौड। कल अपन डिस्कस कर रहे थे साइकोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। उस साइकोलॉजी सब्जेक्ट में अपन पढ़ रहे थे सेकेंड यूनिट बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर। उसके बारे में मैं कल आपको बता ही दिया था कि आपकी जो बॉडी है, जो आपकी बॉडी है वो कैसे आपकी मेंटली फंक्शन पे इफेक्ट डालती है एंड आपको जो मेंटल फंक्शन है वो आपकी बॉडी पर कैसे कैसे इफेक्ट डालते हैं। तो आज अपन डिस्कस करेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में। हेरिडिटी क्या होता है? देखो, आप हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज सम ऑफ टोटल। ये क्या होता है? आपका सम ऑफ टोटल होता है किसके? जो आपका इनबॉर्न इंडिविजुअल्स, जो आपके ट्रेड्स होते हैं, मतलब जन्मजात जो व्यक्तिगत जो लक्षण होते हैं किसी भी व्यक्ति है या इंडिविजुअल है, जिसके जो भी जन्म से मिले हुए जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है या जो भी ट्रेड्स है, उनका अपन जो सम ऑफ टोटल पढ़ते हैं वो किसके अंदर आता है? आपका हेरिडिटी के अंदर आता है। ठीक है, अगर अपन बात करें अकॉर्डिंग टू डगलस एंड हॉलैंड, कि आपका डगलस एंड हॉलैंड ने हेरिडिटी को कैसे डिफाइन किया था। देखो, वंस हेरिडिटी कंसिस्ट, जो भी व्यक्ति है उसकी हेरिडिटी होती है, जो भी जन्मजात उसके लक्षण होते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है वो देखो आपका ऑल द स्ट्रक्चर्स, जो भी इंडिविजुअल्स है उसकी जो भी स्ट्रक्चर्स है वो आपके इंक्लूड होगी। इसके अलावा उस इंडिविजुअल के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जो भी उसके फंक्शंस होते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या क्या फंक्शन कर रहा है, ये सारे किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? आपके हेरिडिटी के अंदर। एंड अगर मैं बात करूँ आगे कि कैपेसिटीज ड्राइव फ्रॉम द पेरेंट्स, जो भी कैपेसिटी है उसको मिलती है कहाँ से? या तो उसके पेरेंट्स से या कोई भी अदर स्पेसीज से। जैसे बोलते हैं ना कि हमारा बेटा मम्मी पे गया है, पापा पे गया है या कोई नाना जी पे गया है, वो क्या है? उनके स्ट्रक्चर से या उनकी जो कैपेसिटीज है वो कहाँ से मिल रही है? या तो उसके पेरेंट्स से या अदर स्पेसीज से। वो क्या है? आपकी हेरिडिटी है। तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू डगलस एंड हॉलैंड, इन्होंने क्या कहा था? आपकी जो किसी भी इंसान की जो हेरिडिटी है उसके अंदर क्या क्या होता है? ऑल द स्ट्रक्चर्स, जो भी इंडिविजुअल्स है उसके जितनी भी स्ट्रक्चर्स है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके जो भी फंक्शंस है या कैपेसिटीज, जो उनको कहाँ से मिल रही है? उनके पेरेंट्स या द अदर स्पेसीज से वो मिल रही है। ये सब किसके अंदर इंक्लूड होती है? आपकी हेरिडिटी के अंदर इंक्लूड होती है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो कि हेरिडिटी क्या होती है एंड अकॉर्डिंग टू डगलस एंड हॉलैंड ने आपको क्या क्या हेरिडिटी के बारे में बताया था। नोट डाउन कर, ठीक है, आप सबने नोट डाउन कर ही लिया होगा कि आपका हेरिडिटी होती क्या है। सम ऑफ टोटल होता है आपके जो भी इंडिविजुअल्स है, ट्रेड्स है, उसके बारे में। देन अपन ने क्या पढ़ा था? अकॉर्डिंग टू डगलस एंड हॉलैंड ने क्या बोला था कि किसी भी जो हेरिडिटी होती है उसके अंदर स्ट्रक्चर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, फंक्शंस है एंड जो भी कैपेसिटीज है जो कहाँ से मिल रही है? पेरेंट्स या अदर स्पेसीज से मिल रही है। देन इसके अलावा अगर मैं और बात करूँ, इन्होंने और क्या बताया कि ऑल द ऑर्गेनिज्म, जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म है उनकी जो लाइफ साइकिल होती है कि वो कैसे कैसे जी रहे हैं। ठीक है ना, लाइफ साइकिल में जैसे कोई भी अगर बच्चा होता है उसके जो भी ट्रेड्स होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? पेरेंट्स से या अदर स्पेसीज से। तो इसमें उसकी ग्रोथ कैसे कैसे होती है उस बच्चे की, इस लाइफ साइकिल के अंदर उनकी ग्रोथ कैसे कैसे होती है, उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है बच्चे का। ग्रोथ के अंदर क्या आता है? उस बच्चे की जो साइज है, उसकी हाइट है, उसका वेट है, वो सब चीज़ इसके अंदर आती है आपकी ग्रोथ के अंदर। और डेवलपमेंट के अंदर आता है जो बच्चे का क्या है? आपका थिंकिंग है, लर्निंग कैपेसिटी है, वो कितना है, वो सब किसके अंदर आता है? आपका डेवलपमेंट के अंदर। एंड उस बच्चे का जो भी रिप्रोडक्शन है वो कैसे कैसे हो रहा है एंड आपकी उसकी बॉडी है वो कैसे कैसे डिक्लाइन हो रही है। इन सब की जो साइकिल्स है कि कैसे कैसे ये हो रहा है, कैसे कैसे ग्रोथ हो रहा है, कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नोट ऑल ऑर्गेनिज्म है उनकी, तो वो सब किसके अंदर स्टडी की जाती है? आपकी हेरिडिटी के अंदर स्टडी की जाती है। क्लियर है? अगर बात करो अकॉर्डिंग टू डगलस एंड हॉलैंड ने आपके स्ट्रक्चर्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस एंड कैपेसिटीज के बारे में बताया था। इसके अलावा क्या बताया था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो लाइफ साइकिल होता है, जैसे उनकी क्या क्या ग्रोथ है, क्या क्या डेवलपमेंट है, क्या क्या रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है एंड कैसे उनका डिक्लाइन हो रहा है, इन सब के बारे में बताया था आपका डगलस एंड हॉलैंड के अंदर। नेक्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे? आपका मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा आपका? मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी, कि आपकी हेरिडिटी की मैकेनिज्म है वो कैसे हो रही है। क्लियर है? आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, करो।
ठीक है। अपन अभी डिस्कस कर रहे थे आपका क्या नाम है कि कैसे कैसे आपका डगलस एंड आपका रोनाल्डो उसने क्या क्या चीज़ें दी थी। अब अपन नेक्स्ट कर रहे हैं अपन मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी कि इसकी क्या क्या मैकेनिज्म। देखो, द लाइफ साइकिल ऑफ एन इंडिविजुअल बिगेन विद द फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म एंड ओवम। कोई भी आपका इंसान है उसकी लाइफ साइकिल कब स्टार्ट होती है या जीवन की उत्पत्ति कब होती है, जब आपका ओवम एंड स्पर्म है उसका फ्यूजन होता है। तो देखो कैसे क्या है आपका, अगर मैं बात करूँ आपका, ये आपका क्या है, यूट्रस है, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, फेलोपियन ट्यूब है। एक अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक फिम्ब्रिया पाई जाती है, ठीक है। ये आपकी क्या है, ओवेरी है, ये यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। अब जैसे देखो, ये आपका क्या है, फेलोपियन ट्यूब है, क्लियर है। ये आपकी ओवेरीज है, ये आपका यूट्रस है। अगर मैं बात करूँ आपका स्पर्म एंड ओवम का, तो आपकी जो ओवेरीज है ये क्या प्रोड्यूस करेगी, आपका ओवम है वो प्रोड्यूस करती है, एंड आपका इधर से क्या आ रहे हैं, इधर से स्पर्म है वो आ रहे हैं, ठीक है। अब इन जो आपका स्पर्म जो आ रहे हैं और आपका ओवम है, इन दोनों का जो फ्यूजन होता है या आपका मैं बोल सकता हूँ उनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है आपका फेलोपियन ट्यूब के भी एम्पुला वाले रीजन। कहाँ होता है आपका, इधर से क्या है आपका ये ओवम है और इधर से क्या है आपका ये स्पर्म है। इन दोनों का जो फ्यूजन है इसके बाद आपका क्या बनेगा, जाइगोट बनता है। फिर ये धीरे धीरे आपका 3 to 5 डेज के अंदर आपको यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, आपका यूट्रस के जो अपर पार्ट है इसके अंदर आके क्या हो जाएगा, आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है। फिर यहीं से इसकी जो लाइफ है वो स्टार्ट होती है, धीरे धीरे ये ग्रोथ करता है। फिर धीरे धीरे जो भी मदर्स है, जो भी पेरेंट्स है, उनकी जो भी हेरिडिटी होती है, जैसे वो मैंने क्या क्या बताया था, उनको स्ट्रक्चर्स है, उनके जो भी फंक्शंस है या वो जो भी चीज़ें उनकी जो कैपेसिटीज है वो यहाँ से सब आपकी बनते हैं। अगर मैं आपको वापस रिपीट करूँ कि द लाइफ साइकिल ऑफ द इंडिविजुअल्स बिगेन विद द, किसके साथ में स्टार्ट होगी, फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म एंड ओवम, कि जो भी आपका स्पर्म है एंड जो भी आपका ओवम है उन दोनों का जो फर्टिलाइजेशन है, फ्यूजन होता है, वहाँ से इनकी जो लाइफ है वो स्टार्ट होती है। अगर मैं आपकी बात करूँ द ओरिजिन ऑफ द एवरी ह्यूमन लाइफ, जो भी ह्यूमन लाइफ है उसकी जो भी लाइफ है वो ओरिजिन होती है, कैन बी ट्रेस टू ए सिंगल सेल। सिंगल सेल से स्टार्ट होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। फिर ये जाइगोट है आपका डबल सेल में बनेगा, फिर आपका ये 4 सेल है, फिर आपका 16 है जिसको अपन मोरूला बोलते हैं, फिर ये आपका ओबीजी वाले पार्ट है, रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में निकल जाता है। तो अपन इतना करेंगे नहीं क्योंकि अपन को जो मेन टारगेट है वो अपना बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों को लेके है। हमारा जो मेन मकसद है कोचिंग ओपन करने का, वो मेन मकसद यही है, आपका जो बीएससी नर्सिंग है, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर के जो भी स्टूडेंट्स हैं, या तो आपके न्यू स्टूडेंट्स हैं या जो भी बैक वाले बच्चे हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूँ अगर जीएनएम की, वही जीएनएम में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, इन बच्चों के जो भी है आपके रिलेटेड ही हमने कोचिंग ओपन की है। बहुत बच्चे होते हैं जो फोर्थ ईयर में है, जिनके फर्स्ट ईयर की बैक है, सेकेंड ईयर की बैक है, वो उन सब के लिए हमारी जो भी पूरी टीम है वो बहुत मेहनत कर रही है। किसी बच्चे की, जैसे हमारे पास बहुत ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी राइटिंग की प्रॉब्लम है क्योंकि बच्चे अच्छे से लिख नहीं पाते, तो इस राइटिंग को सुधारने के लिए भी हमने जैसे बच्चों को सुलेख लिखना है, जैसे एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना है, उनको कैसे राइटिंग सुधारनी है वो स्किल से डेवलप करवा रहे हैं। क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो लिखते बहुत अच्छा है उसके अंदर, बट उनकी जो राइटिंग है कहीं ना कहीं ये कमी निकल जाती है। बट कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी है लेकिन उनको क्या नाम है, चीज़ें पता नहीं चल पाती कि उनको लिखना कैसे है। तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोगों ने कोचिंग ओपन की है, एंड आप अगर हमारे पास आते हो तो ये हमारा 100% आपसे प्रॉमिस है कि हम आपको बिल्कुल 100% ऑल क्लियर करवा के देंगे, ठीक है। इसलिए आप हमारे जो भी यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है एंड इंस्टाग्राम चैनल है, उसको आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। बिकॉज अभी आपका बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ है, आपका साइकोलॉजी का। ये कंप्लीट होने के बाद में इसका जो कॉग्निटिव प्रोसेस वाला है वो चैप्टर डाले जाते हैं। हमारे पंकज सर है वो इसके अंदर आपके फार्माकोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट किया है। इसके अलावा हम जैसे आपकी एनाटॉमी है, फंडामेंटल है, ये सारे टॉपिक आपको धीरे धीरे इसके ऊपर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल
हो जाएंगे। अगर फिर भी जैसे कोई भी स्टूडेंट है, इसको अगर स्पेशल कोई भी टॉपिक के अंदर अगर प्रॉब्लम आती है तो वो आप हमको कमेंट्स में लिख सकते हो कि सर इस टॉपिक को आप पढ़ाओ, तो हम उस टॉपिक को आपको यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर करें चैनल को, जिससे आपको और भी वीडियो है वो अवेलेबल हो सके। अपन क्या पढ़ रहे थे अब, मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसके अंदर जो भी इंडिविजुअल्स हैं उसकी जो लाइफ साइकिल जो स्टार्ट होती है वो होती है फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म एंड ओवम के फ्यूजन से एंड फर्टिलाइजेशन से। जो भी आपका सिंगल सेल बनता है उसको अपन जाइगोट बोलते हैं, एंड यही यूनाइट्स ये सब मिलके एक ओवम है, एंड जो स्पर्म है जैसे ही फ्यूज होता है क्या प्रोड्यूस करता है, आपका जाइगोट है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगर आप इसको लिखना चाहो तो देखो क्या क्या चीज़ें लिख सकते हो, इसको तो मैं आपका मिटा देता हूँ, ठीक है। मैकेनिज्म हेरिडिटी फर्स्ट लाइन लिख लो कैसे कैसे, एरो बना के, बिकॉज एग्जाम में लिखना आपको क्लियर है बट एरो से क्या होता है आपको इजीली समझ आ जाता है, ठीक है। फिर द ओरिजिन ऑफ एवरी ह्यूमन लाइफ कैन बी ट्रेस्ड टू ए सिंगल सेल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। जब आपका एक स्पर्म यूनाइट्स होता है, मिलता है किसके साथ में, एक ओवम के साथ में, तो तब क्या प्रोड्यूस होता है, आपका जाइगोट है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। देखो अपन ने अभी क्या पढ़ा था कि जो भी आपका एक स्पर्म होता है और जो आपका एक क्या होता है ओवम, इन दोनों के फ्यूजन से क्या बन रहा था, अपना जाइगोट है वो बन रहा था। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि द जीन्स विच आर द कैरियर, जो जीन होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वाहक होते हैं, जो लेके जाते हैं किसको, डिस्टिंक्टिव ट्रेस, मतलब जो भी आपकी विशिष्ट जो प्रवृत्ति है, आए वहाँ समझ में, जो भी विशिष्ट जो भी प्रवृत्ति है या भी जो भी आपके ट्रेड्स है वो आपके किसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे, बोथ आपके स्पर्म के अंदर भी प्रेजेंट रहते हैं एंड आपके ओवम के अंदर भी प्रेजेंट रहते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब है कि स्पर्म एंड ओवम दोनों डिस्टिंक्टिव जो ट्रेड्स रहते हैं, मतलब जो भी विशिष्ट प्रकृतियाँ रहती है, जब मैं प्रवृत्ति रहती है कि जो भी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो भी फंक्शंस है, उन सब का जो कैरियर होता है, जो वाहक होता है, वो कौन होता है, आपका जीन होता है, ठीक है। कि जीन ही है वो आपका कैरियर का काम करता है, किसके लिए, जो भी स्पर्म एंड ओवम दोनों से क्या बन रहे हैं, आपके जो भी ट्रेड्स बन रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ आगे, देखो कि जो भी फर्टिलाइज ओवम है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ किसका, ओवम एंड आपका स्पर्म का, जैसे ही फर्टिलाइजेशन आपका होता है तो जो फर्टिलाइज ओवम है उसके अंदर कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं, आपके 23 पेयर्स। टोटल में बात करूँ तो 46 हो जाते हैं, बट मैं इस टाइम पेयर्स की बात कर रहा हूँ, 23 पेयर्स होते हैं। हाफ किससे दिए जाते हैं, जो हाफ होते हैं इसके अंदर वो फादर से आते हैं, एंड जो हाफ होते हैं वो आपके मदर से मिलते हैं, ठीक है। जो भी आपका फर्टिलाइज ओवम है उसके अंदर कितने पेयर्स होंगे, 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से आपके हाफ क्रोमोसोम कौन देता है, फादर से, एंड जो हाफ होता है वो आपके मदर से देता है। अब आप क्या नोट डाउन करोगे, जो नेक्स्ट लाइन है आपके मैकेनिज्म के अंदर, यहाँ से लिखोगे द जीन्स विच आर द कैरियर्स ऑफ द डिस्टिंक्टिव ट्रेट्स, जो भी विशिष्ट जो प्रवृत्ति होती है, जो आपकी स्पर्म एंड ओवम दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है, उनको कैरियर का काम कौन करता है, आपका जीन कर रहा है। इसके बाद में जो भी फर्टिलाइज जो ओवम है उसके अंदर 23 पेयर्स के होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, हाफ विच आर गिवन फादर एंड अदर हाफ जो देता है आपका मदर से दिया जाता है। आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अपन क्या कर रहे थे कि फर्टिलाइज जो ओवम है उसके अंदर कितने पेयर्स होते हैं, आपके 23 पेयर्स क्रोमोसोम आपके मिलते हैं, जिसके अंदर हाफ कौन देता है, फादर से मिलते हैं, एंड हाफ देता है आपके मदर से। अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ आपके एरो बना के, तो देखो इसका, वाइल फीमेल्स है, जब आपकी फीमेल्स है 23 पेयर्स किसके अंदर रहेंगे, आपके फीमेल्स अंदर टोटल, तो उनको क्या बोलोगे आप, एक्सेस क्रोमोसोम बोलोगे, ठीक है ना। अगर यही आपके अगर मेल के अंदर मिलते हैं क्रोमोसोम्स, उनको आप क्या बोलोगे, देखो इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें तो आपके जो 23 पेयर्स उनको आप एक्सेस क्रोमोसोम बोल देते हो। अभी आपके नंबरिंग अलग होती है, जैसे 1 को क्या बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं, बट जो आपके एक्सेस बोले जाते हैं। इसके अलावा अगर नंबरिंग की बात करूँ, जैसे मैं आपके 21 की बात करूँ, उसका अलग नाम है, 20 का अलग नाम है, ठीक है ना। अगर अब मैं मेल की बात करता हूँ तो इसके अंदर 22 पेयर्स, तो वही आपके एक्सेस क्रोमोसोम के मिलते हैं, बट प्लस मैं बात करूँ 2 सिंगल क्रोमोसोम, ये रिप्रेजेंट करेंगे आपके XY क्रोमोसोम को। इन XY क्रोमोसोम को अपन क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। इसलिए
अपनी एक प्रथा मानी जाती है नॉर्मली कि भाई जो एक फीमेल होती है वो ही एक जिम्मेदारी होती है किसके लिए, कि बच्चे को जन्म देना है, लड़की को देना, लड़के को देना है। बट अगर मैं बात करूँ जेनेटिक्स या हेरिडिटी की, तो मदर का तो बिल्कुल ही रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो सेम है आपका एक्सेस, जो फीमेल है ना, उसके अंदर तो आपका सेम है, बट जो मेल होता है वो ही आपका एक्सेंट बाय रखता है। तो अगर मैं बात मानूँ कि लड़का हुआ है, लड़की हुआ है, उसका जो मेन जिम्मेदार होता है वो कौन होता है? आपका मेल होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करता हूँ अगेन, अगर इसको वापस रिपीट करता हूँ, तो जो फर्टिलाइज ओवम से 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं, हाफ दिए जाते हैं फादर से एंड हाफ आते हैं आपके मदर से। इसमें जो आपके 23 पेयर्स होते हैं एक्सएच क्रोमोसोम होते हैं किसके अंदर? फीमेल के अंदर। मेल के अंदर 22 तो आपके एक्सएच होते हैं, बट जो आपके 2 सिंगल क्रोमोसोम होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके एक्स एंड वाई से, एंड उनको अपन क्या बोलते हैं? फिर सेक्स क्रोमोसोम आप बोलते हो, ठीक। अगर मैं इसके आगे अगर थोड़ा सा बात करूं कि अगर इन क्रोमोसोम्स के अंदर अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है, लाइक अगर मैं बात करूं एक क्रोमोसोम आपका इंक्रीज हो जाता है, जैसे नॉर्मली आपके मैं बात करूं 46 क्रोमोसोम है या 23 पेयर्स की मैंने बात करी, अगर किसी भी इंसान के अंदर ये 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं तो वो किसके अंदर जाएगी? आपकी डिजीज़ के अंदर जाएगी। तो अगर बढ़ता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी। क्या बोलते हैं अपन? ट्राइसोमी। एंड अगर आपका एक कम होता है तो उसको अपन बोलते हैं मोनोसोमी। अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं 21 क्रोमोसोम की बात करता हूं कि किसी इंसान के अंदर आपका 21 नंबर की ट्राइसोमी हो जाती है। अब ट्राइसोमी का मतलब क्या है? आपका एक इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। अब 46 की जगह अब कितने हो गए आपकी बॉडी के अंदर? 47 हो गए। इस कंडीशन को आप क्या बोलते हो? इस कंडीशन को बोलते हो आप डाउन सिंड्रोम, कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है कौन से नंबर का? 21 नंबर का, वो अगर आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। क्लियर है? थैंक यू ऑल ऑफ ओवरव्यू। मैं आपसे वापस अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारा जो भी चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करो एंड लाइक्स करो। इसके बाद में आज आपका हेरिडिटी चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ है। कल मैं आपका एनवायरनमेंट के बारे में बताऊंगा, देन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों के बारे में रिपीट करके इस चैप्टर को आपका मैं कंप्लीट कर दूंगा। फिर देन इसके बाद मैं उठाऊंगा आपका कॉग्निटिव प्रोसेस, जिसके अंदर आपका अटेंशन है और आपका थिंकिंग है, मेमोरी है, वो सारे चैप्टर्स आपके क्लियर होंगे। इसके अलावा आपको रेगुलरली आपके जैसे फार्मा के हैं, एनाटॉमी है, उनके आपको नोट्स प्रोवाइड होते जाएंगे, जो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट देख सकते हो। अब मैं बात करता हूँ आपके बैक वाले बच्चों की, कि जो भी जितने भी आपके बैक वाले बच्चे हैं उनका नवंबर के लास्ट में या स्टार्टिंग के जो भी दिसंबर के वीक में आपका क्या होगा? एग्जाम्स होने वाला है। तो मोस्टली बच्चों की क्या साइकोलॉजी बन रही है कि अपन ऐसे पढ़ लेंगे, ऐसे पढ़ लेंगे। तो अगर आपको लगता है तो आप हमारे पास में आए, हम आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। एंड मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि 2.5 से 3 महीने के अंदर हम आपको इतना प्रिपेयर कर देंगे कि आपके 2 या 3 जो भी सब्जेक्ट है हम आपको पूरी 100% ऑल क्लियर करके देंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, बिकॉज हमारे पास बहुत डेडिकेटेड फैकल्टीज़ है जो आपका पूरे से पूरा ध्यान रखेगी। एंड आपका जो भी टीचिंग का जो भी कैसे आप लिख रहे हो, सबसे बड़ा जो हमारा नर्सिंग स्टूडेंट है उनकी जो कमियां रहती है वो ये रहती है कि उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना होता है, मतलब उनके जो लिखने का पैटर्न होता है या तो वो सही नहीं हो पाता, या उनकी जो राइटिंग्स है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हम अपने स्टूडेंट्स हैं जो भी हमारे पास एट टाइम जो ऑफलाइन जो बैच चल रहे हैं, हमारे पास इस टाइम 2 ऑफलाइन बैच चले हुए हैं। अगर मैं बात करूँ बीएससी नर्सिंग की एंड जीएनएम बैच की, तो हमारा जो बीएससी इवनिंग बैच है, हमारा जो इवनिंग बैच है वो चल रहा है आपका 3 PM से 7 PM के अंदर। इसके अंदर मैं बात करूँ अगर जीएनएम वाले बच्चों की, तो जीएनएम वाले बच्चों की जो आपकी इवनिंग क्लास है वो आपकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चल रही है। एंड इसके अलावा जो इवनिंग की मैं बात करूँ जीएनएम वाले बच्चों की, तो वो फंडामेंटल अभी रनिंग में। इधर मैं बात करूँ आपके मॉर्निंग में, तो अभी मॉर्निंग में जीएनएम वाले बच्चों की CHN है वो चल रही है। अभी जीएनएम वाले बच्चों की 3 सब्जेक्ट चल रही है। जैसे हमारा CHN एंड फंडामेंटल का कोर्स थोड़ा बहुत कवर हो जाता है, देन इसके बाद में हम साइको एंड सोशियोलॉजी भी कवर करवाएंगे। इसके अलावा हम लोगों ने क्या है आपके जो जीएनएम वाले बच्चे उनके लिए की पॉइंट्स तैयार किए हैं, बिकॉज जीएनएम वाले बच्चों क्या होता है, ऑब्जेक्टिव है, ट्रू एंड फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक है, ये थोड़े क्या होते हैं कमज़ोर होते हैं, ये बच्चे मोस्टली कर नहीं पाते। तो हमारा जो फोकस रहेगा इन पे रहेगा कि बच्चे के 15 में से 15 या 14 नंबर तो लेके ही आएगा।
इसके अलावा जो बचा हुआ पार्ट है उसमें ईजिली 35 से 40 नंबर ले आएंगे, तो 50 से एंड 55 नंबर तो ओनली मार्क इसमें हो ही जाते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ बीएससी नर्सिंग का, तो इवनिंग में बीएससी नर्सिंग वालों की एनाटॉमी एंड फंडामेंटल ये 2 सब्जेक्ट रनिंग में है। एंड आपका मॉर्निंग की बात करूँ तो मॉर्निंग के अंदर इनकी माइक्रोबायोलॉजी एंड साइकोलॉजी रनिंग में। टाइमिंग इसका 4 से 5 है एंड 5 से 6 है। मॉर्निंग में 7:30 से 8:30 एंड 8:30 से 9:30 ये बैच मेरे चले हुए। इसके अलावा MSN का है 5 से 6, जो भी बच्चे हैं सेकेंड ईयर में जिनकी MSN में बैक है उन बच्चों का 5 से 6 बैच चला हुआ है MSN का। एंड इसके अलावा फार्मा है, पीडियाट्रिक है, इन सब के बैच हमारे पास चले हुए हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप हम लोगों से आके मिलिए। मैं ये प्रॉमिस करता हूँ एंड मेरी फैकल्टीज़ की तरफ से भी आपको प्रॉमिस करता हूँ कि हम आपको 100% हमारी तरफ से देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग नीलकंठ नर्सिंग क्लासेस दौसा। थैंक यू।